हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो वो भी डीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यह आपका वीडियो पार्ट 5 है, यानी इससे पहले यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिया है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपको अंत में आंसर शीट भी इसका देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिया हुआ है हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पार्ट 5 और यह जो है आपका पद्य भाग है। और यहाँ पे पद्य भाग 1 से 12 लिखा है, यानी 1 से 12 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, यानी इसका जो मतलब है कि 1 से 12 पद्य भाग है, जो कि इसमें आपको जो गोधली भाग पढ़ना है, यानी गोधली भाग 2 पढ़ना है, उसमें आपको गद्य खंड 12 पढ़ना है और पद्य खंड 12 पढ़ना है, यानी कहानी 12 है और कविता भी 12 है। तो आपका पिछले 4 वीडियो में आपका कहानी टोटल जो है 12 चैप्टर, वो आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया गया है। तो आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपका ये वीडियो पार्ट 5 है और इस वीडियो में आपका पद्य भाग भी समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। इससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता, यानी किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। कर्म कांड के बिना, या मूर्ति पूजन के बिना, या चारों धाम की यात्रा के बिना, या गुरु ज्ञान के बिना। तो आप बता सकते हैं किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती है। वो है आपका गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, यानी सिख धर्म जो है उसका प्रवर्तन किसने किया। गुरु नानक ने, या गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका गुरु नानक ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रही रस किसकी कृति है। गुरु नानक की, या गुरु तेज बहादुर सिंह की, या गुरु गोविंद सिंह की, या गुरु अर्जुन देव की। किसकी कहानी है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका गुरु नानक की रही रस कृति है, यानी गुरु नानक की लिखा हुआ रही रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, यानी गुरु नानक जो है वह गुरु नानक कवि जो है वह किस भक्ति धारा के है। सगुण भक्ति धारा, या निर्गुण भक्ति धारा, या राम भक्ति धारा, या कृष्ण भक्ति धारा। किस भक्ति धारा के कवि है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ननकाना साहब का संबंध है, किससे संबंध है। गुरु नानक से, या रसखान से, या प्रेमघन से, या घनानंद से। यानी ननकाना साहब जो है उनका संबंध किससे है, गुरु नानक से है, या फिर रसखान से है, या प्रेमघन से है, या घनानंद से है। किससे है, तो है आपका गुरु नानक से ननकाना साहब का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुरु नानक कौन थे, यानी गुरु नानक जो कवि है वो कौन थे। सिखों के 10वें गुरु थे, या फिर प्रथम गुरु थे, या हिंदुओं के प्रथम गुरु थे, या मुस्लिमों के प्रथम गुरु थे। कौन थे, तो है आपका सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह जो आपका यह किस कविता का पंक्ति है और वह उसका कवि कौन है। गुरु नानक के, या फिर रसखान के, या घनानंद के, या प्रेमघन के। कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका गुरु नानक, यानी गुरु नानक के जो कविता है उसी का ये पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी जो है वह कब विष के समान हो जाती है, राम नाम के बिना, या फिर तीर्थ यात्रा के बिना, या फिर ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो है आपका राम नाम के बिना वाणी जो है वह विष के समान हो जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अयोध्या, या अयोध्या उत्तर प्रदेश, या फिर दुर्ग मध्य प्रदेश, या नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे अमृतसर पंजाब, या तालवंडी लाहौर। कहाँ पे हुआ था, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका तालवंडी लाहौर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत, या फिर भक्ति और विनय के पद, या सूफी गीत, या कृष्ण भक्तिमय गीत। फटाफट से आंसर दीजिए कौन सा है। वह है आपका भक्ति और विनय के पद, यानी गुरु नानक के जो पद है वह है भक्ति और विनय के पद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रसखान के रचना
काल के समय किसका राज्यकाल था, यानी रसखान के रचना काल जो था उस समय किसका राज्यकाल था, अकबर का या हुमायूं का या जहांगीर का या औरंगजेब का, किसका था? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका जहांगीर का, यानी रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, यानी रसखान जो है उसको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? वल्लभाचार्य ने या गोकुलनाथ ने या गोस्वामी विठलनाथ ने या गोरखनाथ ने, किसने दी? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, यानी रसखान जो है वह दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस या व्रजभूमि या महरौली या सहरसगुन, कहाँ चले गए? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका व्रजभूमि, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है, यानी इस पाठ कहने का मतलब है कि यानी ये जो है आपका प्रेम यानी श्री राधिका जो आपका कविता है उसी का ये, और उसका लेखक जो है वह रसखान है, तो उसी का ये कविता है, यानी उसी पाठ से इस पाठ में कहने का मतलब है कि प्रेम यानी श्री राधिका जो पाठ है उसमें चित्तचोर किसे कहा गया है। चित्तचोर यानी चोर वह चित्त को चुराने वाला किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राधा को या फिर कृष्ण को या रसखान को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, किसे कहा गया है? तो फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका कृष्ण को, यानी कृष्ण को जो है वह चित्तचोर भी कहा गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसखान किस विषय में सिद्धत थे, यानी रसखान जो है वह किस विषय में सिद्धत थे? सवैया छंद में या कविता में या मुक्तक में या फिर रीति मुक्त काव्य धारा में, किस में थे? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका सवैया छंद में, यानी रसखान जो है वह सवैया छंद में सिद्धत थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुजान रसखान किनकी रचना है, यानी सुजान रसखान जो है वह किनकी रचना है? सुजान की या फिर रसखान की या मियाँजान की या नसीर की, किसकी रचना है? तो आपसे यहाँ पे जो है कि सुजान रसखान वह आपका रसखान की रचना है। किनकी रचना है? रसखान की। तो आपसे यहाँ पे जो है कि सुजान रसखान की जगह पे ये भी आपसे पूछेगा कि प्रेम वाटिका, यानी उनका एक प्रेम वाटिका भी उन्हीं का रचना है रसखान की, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किसकी रचना है? तो भी रसखान की, क्योंकि दोनों रचना रसखान की है। और एक पूछे यानी सुजान रसखान पूछे या प्रेम वाटिका पूछे या दोनों पूछे, आपका रसखान की, यानी दोनों कविता जो लिखा रचना है वह रसखान की है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कवि ने माली मालिन किसे कहा है, यानी कवि ने पाठ में माली और मालिन किसे कहा है? तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शंकर और पार्वती, सेकंड में है गणेश और लक्ष्मी, और थर्ड में है कृष्ण और राधा, और 4 नंबर में है राम और सीता। तो आप देखिए यहाँ पे है माली और मालिन, यानी पहले माली और फिर मालिन, तो किसको कहा गया है ये पहले जानिए। वो है आपका कृष्ण और राधा को, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे माली मालिन है तो कृष्ण राधा होगा, यदि मालिन माली रहता तो राधा कृष्ण होता, ये आप ध्यान में रखिए। तो आपसे पूछेगा कि कवि ने कि माली मालिन किसे कहा है, तो राधा कृष्ण और राधा को, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, यानी रसखान जो है वह किस राजवंश में उत्पन्न हुए? मुगल राजवंश में या फिर अफगान राजवंश में या दिल्ली के पठान राजवंश में, या आपका ऑप्शन नंबर डी है क्षत्रिय राजवंश में। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, तो यह किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो वह है आपका दिल्ली के पठान राजवंश में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, यानी रसखान द्वारा जो है वह कृष्ण लीला का गान पदों में किया गया है या धनाक्षरों में किया गया है या दोहों में या फिर सवैयों में, किसमें किया गया है? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका सवैयों में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घनानंद की भाषा क्या है, यानी घनानंद जो है उनकी भाषा अवधी है या व्रज भाषा है या प्राकृत है या पाली है, क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका व्रज भाषा, यानी घनानंद की भाषा क्या है? तो व्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ कपटी लोग चलने में से झिझकते हैं, या डी नंबर उपयुक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ तनिक शुद्धो भी चतुराई नहीं करती, और यह सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, और यह कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। ये तीनों सही
है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी उपयुक्त तो सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि ने प्राजन्य किसे कहा है, यानी कवि ने प्राजन्य किसे कहा है, कृष्ण को या फिर सुजान को या बादल को या हवा को। तो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी बादल को जो है कवि ने प्राजन्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अति सुदो स्नेह को मारा है, यह पंक्ति किस कवि की है, यह पंक्ति जो है वह किस कवि की है, गुरु नानक की है या फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्रेम घन की है या रसखान की है या घनानंद की है, किसकी है, तो फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका घनानंद की। अति सुधो या जो पंक्ति है, यानी यहाँ पे आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन अति सुधो स्नेह को मारा गया या किसकी पंक्ति है, तो किसकी है, घनानंद की, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, घनानंद कवि है, यानी घनानंद जो कवि है वह कैसा कवि है, रीति मुक्त या रीतिबद्ध या रीति सिद्धत या छायावादी, कैसा है, वो है आपका रीति मुक्त, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मो अंशुवाहिनी लय बरसो कौन कहता है, यानी मो अंशुवाहिनी लय बरसो कौन कहता है, रसखान या फिर गुरु नानक या घनानंद या दिनकर, कौन कहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी घनानंद जो है वही कहते हैं मो अंशुवाहिनी लय बरसो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, यानी घनानंद कवि जो है वह किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, क्रोध को या फिर प्रेम की मार्ग को या घृणा के या कपट को, तो है आपका प्रेम मार्ग को घनानंद ने अत्यंत सीधा व सरल कहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है, यानी स्वदेशी शीर्षक पाठ जो है उसमें दोहा का संकलन प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है या फिर भारत सौभाग्य से लिया गया है या प्रयाग रामागमन से लिया गया है या जीर्ण जनपद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, प्रेमघन कवि जो है वह अपना आदर्श किसे मानते हैं, महात्मा गांधी को या विवेकानंद को या रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श मानते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है, भारत माता से या जनतंत्र का जन्म से या अक्षर ज्ञान से या स्वदेशी से, किससे उद्धत है, तो है आपका स्वदेशी कविता से, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी स्वदेशी शीर्षक जो पाठ है उसका रचनाकार कौन है, रामधन है या फिर मालधनी है या श्यामधन है या प्रेमघन है, कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका प्रेमघन, कौन है, प्रेमघन, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, यानी कवि प्रेमघन द्वारा जो रचना की गई है वह अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में है, संस्कृत में या फिर ब्रजभाषा अवधि में या हिंदी में या उड़िया में, किस में है, वो है आपका हिंदी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता कौन है, रसखान है या फिर घनानंद है या आपका ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेमघन है या फिर कुंवर नारायण है, कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो वो है आपका प्रेमघन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि है, यानी बद्री नारायण चौधरी जो है वह यानी इनको जो है प्रेमघन भी बोला जाता है, तो इन्हीं का पूरा नाम जो है आपसे यदि पूछे कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एक बनता है, ये भी आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और इन्हीं को है जो कि शॉर्ट में प्रेमघन बोला जाता है। तो ये जो कवि है वह किस युग के महत्वपूर्ण कवि है, छायावादी युग के या फिर भारतेंदु युग के या द्विवेदी युग के या प्रयोगवादी युग के, किस युग के कवि है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका भारतेंदु युग के कवि, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी पंत जो कवि है उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ, यानी चिदम्बरा पे या सत्यकाम पे या लोकयातन पे या स्वर्ण किरण पे, किस पे, तो है आपका चिदम्बरा, यानी चिदम्बरा काव्य लेखन पे पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, यानी भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है वह कवि ने किससे की है, सूर्य से या कंचन से या पुष्प से या छायायुक्त चंद्र से, किससे की है, वो है आपका छायायुक्त चंद्र से, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, यानी भारत माता आपका जो कविता है उसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है, आदर्श या फिर काल्पनिक या यथार्थ या इनमें से कोई नहीं, तो है आपका यथार्थ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, यानी प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहा गया है वह किसे कहा गया है, रसखान को या फिर सुमित्रा नंदन पंत को या रामधारी सिंह दिनकर को या इनमें से कोई नहीं, तो है आपका सुमित्रा नंदन पंत को, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत के जगह पे आपको सिर्फ कहीं कहीं पे पंत भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी पंत जी या सुमित्रा नंदन पंत, तो इन्हीं को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत माता कहाँ निवास करती है, शहर में या फिर पहाड़ पे या गांव में या नदी में, भारत माता जो है वह कहाँ निवास करती है, वो है आपका गांव में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया, यानी जन्म के 6 घंटे बाद किस कवि के यानी किस कविकार के माता का देहांत हो गया, गुरु नानक के या फिर सुमित्रा नंदन पंत के या रामधारी सिंह दिनकर के या प्रेमघन के, किसके, तो है आपका सुमित्रा नंदन पंत के, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इन्हीं के माता जी का देहांत इनके जन्म से 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ये याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, यानी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता जो है वह कहाँ से संकलित है, स्वर्णभूमि से या ग्राम्य से या युगवाणी से या गुंजन से, कहाँ से है, फटाफट से आंसर दीजिए, वो है आपका ग्राम्य से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, यानी दिनकर जी जो कवि है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ, रश्मि रथी पे या उर्वशी पे या परशुराम की प्रतीक्षा पे या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नील कुसुम पे, तो ये में इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर बी यानी उर्वशी जो है उर्वशी पे रचना पे इनको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, यानी जनतंत्र का जन्म जो है वह उनके कवि कौन है या रचनाकार कौन है, यही आपसे पूछ रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर है या प्रेमघन है या घनानंद है या अज्ञा है, कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए, वो है आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, दिनकर जी का जन्म जो है वह कब हुआ, 21 अगस्त 1906 को या फिर 23 सितंबर 1908 को या 25 अक्टूबर 1910 को या 27 नवंबर 1912 को, कब हुआ था, वो है आपका 23 सितंबर 1908 को, यानी दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, यानी यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। ठीक, आपने पिछला क्वेश्चन जैसा कि देखा कि उनका जन्म कब हुआ, तो 23 सितंबर 1908 को, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि उनका जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ, यानी किस गांव में कहाँ पे हुआ, अलगोड़ा जहानाबाद या फिर सोनपुर वैशाली या दानापुर पटना या सिमरिया बेगूसराय, तो है आपका सिमरिया बेगूसराय, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप याद रखिएगा उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में हुआ। तो ये आप इतना याद रखते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन क्लियर है। यदि पूछे कि जन्म कहाँ हुआ तो सिमरिया बेगूसराय, और कब हुआ तो 23 सितंबर 1908 को, तो आप इस प्रकार से भी याद रखते हैं कि दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में 23 सितंबर 1908 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 45 नंबर मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, नेता है या फिर जनता है या मंत्री है या अधिकारी है, कौन है मिट्टी की अबोध मूर्त, तो है आपका जनता, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हिरोशिमा है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जनतंत्र का जन, या भारत माता, या मछली। कौन है? तो है आपका जनतंत्र का जन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। यानी यहाँ पे एक कविता का पंक्ति दिया गया है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है दिनकर की, या फिर निराला की, या महादेवी की, या अज्ञा की। किसकी है? तो है आपका दिनकर की, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? फिर भारतेंदु युग के, या द्विवेदी युग के, या छायावाद युग के, या उत्तर छायावाद युग के। किस युग के कवि है? वो है आपका उत्तर छायावाद युग के, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, किसके हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है? यानी किसके हुंकारों से महलों का जो नींव है वह उखड़ जाती है? शासक से, या फिर राजा से, या विदेशी से, या जनता से। तो आप समझ सकते हैं आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी जनता जो है चाहे तो एक साथ होकर किसी भी चीज़ को आप मतलब कि जो जनता है वह किसी भी चीज़ की नींव उखाड़ सकती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 50 नंबर का है, कवि दिनकर के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? यानी कवि दिनकर जो है उनके अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? महलों दरबारों में, या फिर बाग बगीचों में, या खेत खलिहानों में, या फिर मंदिर मठों में। कहाँ मिलेंगे? वो है आपका खेत खलिहानों में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है वह किस देश में है? इटली में है, या फ्रांस में है, या जापान में है, या जर्मनी में है? किस देश में है? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका जापान में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञा का पूरा नाम क्या है? यानी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञा जो है उनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद, या अज्ञा, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, या फिर हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, या सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो आप समझ सकते हैं इसमें आपको सभी का सभी ऑप्शन एक ही लग रहा है, यानी चार जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको सेम ऑप्शन लग रहा है। इसमें सिर्फ फर्क कितना है आप देखिए, इसमें आपको चारों ऑप्शन में अज्ञा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे है आपका सच्चिदानंद हीरानंद, सेकेंड में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और थर्ड में है आपका हीरानंद वात्स्यायन, और फोर्थ में है आपका सच्चिदानंद वात्स्यायन। तो उन अज्ञा का जो पूरा नाम है वह है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? यानी हिरोशिमा कविता जो है वह किसकी चित्रण करती है? प्रकृति सभ्यता की खुशहाली का, या आधुनिक सभ्यता के विकास का, या प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का, या आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। किसका करती है? वो है आपका आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को यदि लाइक नहीं किए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और आप लोग समझते हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो वीडियो को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अज्ञा का जन्म कब हुआ है? 1910 में, या फिर 7 मार्च 1911, या 1912, या 1913। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अज्ञा जी का जन्म कब हुआ है, 1910, या 1911, या 1912, या 1913। तो आपसे यदि केवल ऑप्शन में दे 1910, 11, 12 और 13, तो आपका जो है वह 1911 होगा। ठीक, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको यदि यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ आपको मिले, यदि 1911 जो है वह सभी ऑप्शन में रहेगा, तो आप देखिएगा कि डेट जो है यानी महीना और डेट जो है वह आपका अलग अलग रहेगा। किसी में आपको मिल जाएगा 7 अप्रैल 1911, या फिर 7 मई 1911, या फिर 10 मार्च 1911, या फिर 12 मार्च 1911। तो इस प्रकार से भी दे सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यदि सिर्फ जैसे यहाँ पे 1910, 1911, 1912, 1913 रहेगा तो आपको तो 1911 मारना है, लेकिन
यदि चारों ऑप्शन में आपका 1911 रहेगा और उसमें डेट और मंथ दिया हुआ रहेगा तो आप उस पर डेट और मंथ पे भी ध्यान दीजिएगा कि उनका जो जन्म है वह 7 मार्च 1911 को हुआ है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है तार सप्तक का संपादन किसने किया, यानी तार सप्तक जो है उसका संपादन किसने किया, जयशंकर प्रसाद ने या महादेवी वर्मा ने। यानी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राम इकबाल सिंह राकेश ने या फिर अज्ञेय ने। किसने किया, फटाफट से आंसर दीजिए। तो है आपका अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, यानी हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात जो है वह किसने किया, यही क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा ने या राम इकबाल सिंह राकेश ने या दिनकर ने या अज्ञेय ने। किसने किया, फटाफट से आंसर दीजिए। वह है आपका अज्ञेय ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि हिरोशिमा पाठ जो है उसमें नगर के चौक पर जो सूरज निकला था वह सूरज निकलने वाला क्या था, आग का गोला था या फिर परमाणु बम था या मिसाइल था या रॉकेट था, क्या था, तो वह है आपका परमाणु बम। यानी हिरोशिमा कविता में नगर के चौक पर जो सूरज निकला था वह क्या था, परमाणु बम था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। एक वृक्ष की हत्या या अक्षर ज्ञान या हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म। कौन है, वो है आपका हिरोशिमा कविता जो है वह दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, यानी जापान पे जो परमाणु बम है वह किस देश ने गिराया, इंग्लैंड ने या अमेरिका ने या चीन ने या रूस ने। किसने गिराया, वो है आपका अमेरिका ने। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, यानी अज्ञेय जो है वह किस काव्य धारा के कवि है, छायावाद या रहस्यवाद या प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। किस छायावाद किस युग के वह कवि है, फटाफट से आंसर दीजिए। वह है आपका प्रयोगवाद। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है, यानी पत्थर पे जो लिखी हुई है जली हुई छाया वह किसकी साक्षी है, पशु की या फिर ईश्वर की या मानव की या प्रकृति की। वह है आपका मानव की। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को हो जाने से बचाना चाहता है, यानी एक वृक्ष की हत्या कविता जो है उसमें कवि मनुष्य को क्या से क्या हो जाने को से बचाना चाहता है, नाला हो जाने से, यानी मनुष्य को नाला हो जाने से बचाता है या फिर धुआं हो जाने से या जहर हो जाने से या जंगल हो जाने से। तो है आपका जंगल हो जाने से, यानी कवि जो है वह मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, यानी एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वह किस काव्य से संग्रह से संकलित है, इन दिनों से या हम तुम से या आमने सामने से या चक्रव्यूह से। किससे है, वो है आपका इन दिनों से। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे फर्स्ट ऑप्शन में था, यानी आप थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन देखे हैं कि उसमें मनुष्य को आपसे कविता क्वेश्चन था कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को किससे बचाने की बात करते हैं, और यहाँ पे है शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, यानी शहरों से या देश के दुश्मनों से या नादिरों से। यानी और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी नादिरों से जो है वह वृक्ष यानी कवि शहर को बचाना चाहते हैं, किससे, तो नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कुंवर नारायण कवि है वह कैसा कवि है, ग्राम संवेदना या नगर संवेदना या ममत्व संवेदना या पितृत्व संवेदना। कैसा कवि है, फटाफट से आंसर दीजिए। वह है आपका नगर संवेदना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त,
पंक्ति किस पाठ से है। यहाँ पे आप थोड़ी ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा। कह रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन, यानी एक वृक्ष की हत्या कविता जो है उसमें कवि जो है वह जाता था पेड़ के सामने, यानी उनके सामने दरवाजे पे एक जो वृक्ष था उसके सामने जब जाते थे तो वह दूर से ही ललकारता था, कौन, वृक्ष ललकारता था कि कौन। तो यह जो है कवि जवाब देता था कि दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो आपको अभी बता दिए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में अभी आपको बताया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता है, उसमें कवि के दरवाजे पे एक वृक्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि यह किस कविता से है, तो एक वृक्ष की हत्या, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। यानी एक वृक्ष की हत्या कविता जो है उसमें कवि और वृक्ष जो है उस दोनों के बीच कैसा संबंध है, शत्रुता का और मित्रता का, या फिर भक्ति का या ईर्ष्या का, कैसा है, तो है आपका मित्रता का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है। यानी कवि को बुढ़ा चौकीदार जो है वृक्ष को जो है बुढ़ा चौकीदार कहा गया, तो वो हमेशा कहाँ पे मिलता है, घर के अंदर मिलता है या फिर चौक पे मिलता है या घर के दरवाजे पर या आंगन में, कहाँ पे मिलता है, तो है आपका घर के दरवाजे पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। कवि के घर के दरवाजे पे एक वृक्ष है जिसको बुढ़ा चौकीदार कहा गया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गया पेड़। यानी मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गया पेड़, कुछ अधिक बढ़ गया पेड़, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कुछ इंच बढ़ गया पेड़, या सेंटीमीटर या मीटर। यानी डैश कहने का मतलब कुछ क्या बढ़ गया, इंच में या सेंटीमीटर या अधिक या मीटर, क्या बढ़ गया, वो है आपका इंच, यानी मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गया पेड़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। यानी हमारी नींद कविता जो है वह किस काव्य संग्रह से संकलित है, दुष्चक्र में श्रेष्ठता, या इसी दुनिया में, या गलत पत्ते की चिट्ठी, या मन विहंसम, किससे है, वो है आपका दुष्चक्र में श्रेष्ठता, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है। यानी कविता जो है उसमें किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है, मधुमक्खी का, या पतंग का, या मच्छर का, या मक्खी का, किसका है, वो है आपका मक्खी का, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, उम्मीद का, या आलस का, या साहस का, या प्रसन्नता का। यानी हमारी नींद कविता जो है उसमें नींद किसका प्रतीक है, तो है आपका आलस का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। यानी गरीब बस्तियों जो है उसमें क्या हुआ, कई शिशु पैदा हुए, या दंगे आगजनी और बमबारी हुए, या धमाके के देवी जागरण हुए, या इनमें से कोई नहीं, तो है आपका धमाके के देवी जागरण हुए। यानी गरीब बस्तियों में जो है वह धमाके के देवी जागरण हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी वीरेन डंगवाल जो है उनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसी दुनिया में, या दुष्चक्र में श्रेष्ठता, या पहला पुस्तक, या कवि ने कहा, किससे, तो है आपका दुष्चक्र में श्रेष्ठता के कारण, कृति के कारण वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। यानी वीरेन डंगवाल जो है उनका पहला कविता संग्रह क्या है, भाग दौड़ है, या देशांतर है, या इसी दुनिया में है, या इनमें से कोई नहीं है, कौन सा है, फटाफट से आंसर दीजिए, तो है आपका इसी दुनिया में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, या सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, या सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, या उपयुक्त सभी। यानी परदेश कहने का मतलब विदेशी, तो विदेशी विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। यानी सफलता की पहली मुस्कान, या विफलता का परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, या फिर विफलता पर छलकते
आंसू या सफलता पर उमड़ा उत्साह। क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका विफलता पर छलके आंसू, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनामिका का जन्म कब हुआ? अनामिका कवि जो है उनका जन्म कब हुआ? 17 अप्रैल 1959 को या 17 मई 1960 को, या नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका 17 अगस्त 1961 को या 17 सितंबर 1962 को। तो अभी आपने इसमें जो आपका अनामिका का जो जन्म है वह 17 अगस्त 1961 को हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने अभी यहाँ पे देख लिया, जिस प्रकार से आपको पिछला एक क्वेश्चन मिला था उनमें आपको जन्म था तो दिया हुआ था 1911, तो उसी में आपको बताया है कि कहीं कहीं पे आपको डेट और मंथ में दिया रहेगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पे दिया हुआ है तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो है वह सभी में ऑप्शन में सेम है, यानी 17 और 17 है, और सिर्फ मंथ और जो है ईयर है यानी साल जो है वह बदला हुआ है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अक्षर ज्ञान कविता जो है उसमें पंक्ति से क्या उतर जाता है, वही आपसे क्वेश्चन है। यानी क जो है वह उतर जाता है या फिर ख या ग या घ, क्या उतर जाता है वो है आपका ख, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। यानी अक्षर ज्ञान कविता में ख जो है वह पंक्ति से उतर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? यानी अक्षर ज्ञान कविता जो है उसमें बेटे के आंसू क्यों आते हैं? सफलता के कारण या विफलता के कारण या उत्साहित होकर या सामान्य के कारण? किसके कारण आता है? वो है आपका विफलता के कारण, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता जो है वह अनामिका का लिखा हुआ है, वह इसमें किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान या स्त्री मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान या शिशु मनोविज्ञान? किसका लिया गया है? वो है आपका बाल मनोविज्ञान, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? यानी कवित्री अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री जो है अनामिका, उसके अनुसार चौखट में खरगोश नहीं अटता या फिर क नहीं अटता या घड़ा नहीं अटता या गमला नहीं अटता। क्या नहीं अटता? वो है आपका क, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? यानी लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है उसको एक भाषा से दूसरे भाषा में किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? जीवनानंद दास द्वारा या विनोद कुमार शुक्ल द्वारा या प्रयाग शुक्ल द्वारा या कुंवर नारायण द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? वो है आपका प्रयाग शुक्ल द्वारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों को द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? वो है आपका ऑप्शन है मन विहंगम या वनलता सेन या रूपसी बंगला या जरा पालक। तो क्या है? वो है आपका वनलता सेन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? यानी लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है उसमें कवि लौट कर आने की कहाँ पे बात करता है? बिहार में या असम में या उड़ीसा में या बंगाल में? कहाँ पे आने का बात करता है? तो है आपका बंगाल में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? अभी आपने देखा लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? तो बंगाल। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? तो है आपका बंगाल, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के या सुमित्रा नंदन पंत या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दिनकर या अज्ञा? तो मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो है आपका रेनर मारिया रिल्के, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? यानी रेनर मारिया रिल्के जो है वह किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी भाषा के या फ्रेंच भाषा के या जर्मन भाषा के या ग्रीक भाषा के? वो है आपका जर्मन भाषा के, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद यानी रूपांतरण किसने किया?
रघुवीर सहाय ने या धर्मवीर भारती ने या प्रेमचंद्र ने या डॉक्टर संपूर्णानंद ने। किसने किया? वो है आपका धर्मवीर भारती ने, यानी धर्मवीर भारती ने रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद यानी रूपांतरण हिंदी में किया। चलिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। यानी मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है वह किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी से या जर्मन से या रूसी से या फ्रांसीसी से? किससे है? वो है आपका जर्मन भाषा से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति, यानी दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की यह पंक्ति है? जीवनानंदन दास की या अनामिका की या सुमित्रा नंदन पंत की या रेनर मारिया रिल्के की? किसकी है? तो है आपका रेनर मारिया रिल्के, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यानी किसे खोकर अपना ईश्वर अर्थ खो बैठेंगे? ईश्वर को या फिर धर्मगुरु या भक्त या दानव? किसको? तो है आपका भक्त। भक्त को खोकर जो है वह ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा किस कविता से है? यानी तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा यह किस कविता से है? मेरे बिना तुम प्रभु से या देशांतर से या अक्षर ज्ञान से या हमारी नींद से? किससे है? तो है आपका मेरे बिना तुम प्रभु, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? यानी भगवान की कृपा दृष्टि जो है वह कहाँ पे विश्राम करती है? कवि के कपोलों पर या कवि के भाल पर या कवि के होठों पर या कवि के नयनों पर? कहाँ करती है? वो है आपका कवि के कपोलों पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कबीर रेनर मारिया रिल्के, सॉरी यहाँ पे जो है कबीर नहीं होगा कवि होगा, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? यानी कवि जो है वह किसका, रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? मानव का या प्रभु का या दानव का या भक्त का? किसका गिर जाने की बात करता है? वो है आपका प्रभु का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इस प्रकार से आपका जो है कि ये जो था आपका काव्य खंड, ये इसमें आपको 12 चैप्टर पढ़ना था, तो इस प्रकार से ये 12 चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये आपको पूरा करा दिया चुका है। यानी और इससे पहले आपको जो था यानी इससे पहले के 4 वीडियो, ये आपका वीडियो पार्ट 5 था, तो इससे पहले के 4 वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपका जो गद्य खंड पढ़ना है, यानी गोधुली भाग का जो गद्य खंड पढ़ना है उसमें भी आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें आपको 3-3 चैप्टर करके 4 वीडियो में आपका टोटल का टोटल पूरा करा दिया गया है। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिए हैं, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में भी आपका इसमें जो है कि इसमें एक ही वीडियो में आपका टोटल का टोटल पद्य भाग यानी काव्य खंड समाप्त कर दिया गया। यानी इसमें आपको, तो आपके पास एग्जाम के लिए काफ़ी समय कम है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और एक ही बार इसको जो है कि आप बहुत ही अच्छा प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। और इसमें यदि आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आपको जो है कि बताए थे कि इसमें आपको आंसर शीट भी मिलेगा, तो ये है आपका आंसर शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर शीट रहा, यानी आपने जो अभी देखा है हिंदी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर शीट हिंदी पार्ट 5। तो आपने जो पार्ट 5 देखा है इसका ये आपका आंसर शीट है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो 95 क्वेश्चन था इसका टोटल का टोटल आप आंसर शीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर शीट है। इस वीडियो में आपको इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको हिंदी का वर्णिका भाग 2 जो पढ़ना है आपको, यानी 10th में आपको 2 बुक पढ़ना है, इसमें है एक गोधुली भाग और दूसरा है आपका वर्णिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल ऑन फाइनल करा दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।